हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि क्लास 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। और इसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने में हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। तो भाई देखिए क्या है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, क्या है देखिए। although the origin of idea that matter composed of small indivisible particle called atomio meaning indivisible, ठीक है, dated back to the time of Democritus। ठीक है, कहने का मतलब एक ग्रीक फिलासफर थे डेमोक्रेटिक्स। ठीक है, तो उनके टाइम से ये बात सामने चली आ रही कि जो मैटर होता है छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलके बना होता है। ये बात पुराने समय से चलती चली आ रही। इट अगेन स्टार्टेड इमर्जिंग एज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल एक्सपेरिमेंट स्टडी विच लेड टू द लॉ ऑफ मेंशन्ड अबव। और अब क्या हुआ, अब जब एक्सपेरिमेंट होते गए तो दोबारा से ये फिर से सुर्खियों में आ गई। ये चीज़ जो है फिर से सुर्खियों में आ गई कि मैटर जो होता है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है, जो कि इंडिविजुअल होते हैं, है ना। और फिर जो है वो जैसे लॉ भी दिए गए तो भी बात सामने आ गई कि भाई ऐसा क्या होता है ना। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि आगे देखिए। इन 1808 डाल्टन पब्लिश्ड ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। 1808 में डाल्टन ने न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी पब्लिश किया, इन विच ही प्रपोज द फॉलोइंग। और उसमें उन्होंने क्या लिखा, क्या बताया, देखिए। मैटर इज़ कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल, बात पहले बताई गई थी, उसको इन्होंने सिस्टमेटिक वे में बताया। सिस्टमेटिक वे में बताया, क्या बताया देखिए कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। पहले से हम लोग जानते हैं ऑल एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। किसी भी एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल हूबहू एक जैसी होती हैं, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास होता है आइडेंटिकल। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। तो जो सेम एलिमेंट होते हैं या एक एलिमेंट है कोई, उसके जितने भी एटम होंगे उन सबका मास सेम होगा, और दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं उनका मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। आगे क्या बताया गया, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो। और कंपाउंड कब बनते हैं, जब एलिमेंट आपस में फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन कर जाते हैं। ठीक है, आगे क्या बताया गया, आगे ये बताया गया कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। और जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उसमें क्या होता है, एटम रीऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि फिर से बनते हैं, एटम आपस में जुड़ते हैं, अलग होते हैं, ये सब होता है। These are neither created nor destroyed in a chemical reaction। यानी कि एटम ना तो नए एटम बनते हैं और ना ही जो है पुराने डिस्ट्रॉय होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात की जा रही है। जब एटम ना तो डिस्ट्रॉय होंगे और ना क्रिएट होंगे, जितने पहले थे रिएक्शन से उतने रिएक्शन के बाद भी रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि जब एटम सेम रहेंगे तो एटम का मास भी सेम रहेगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी यहाँ पर भी वैलिड है अभी भी। आगे देखिए, डाल्टन थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इन्होंने जब ये थ्योरी दी और इस थ्योरी के बेसिस पे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। हाउएवर, जबकि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जबकि ये गैसियस वॉल्यूम वाले लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इट कुड नॉट प्रोवाइड द रीज़न फॉर कंबाइनिंग ऑफ एटम्स। और इन्होंने ये भी नहीं बता पाया था कि एटम रिएक्शन क्यों करते हैं, कंबाइन क्यों करते हैं, विच वार आंसर्ड लेटर बाय अदर साइंटिस्ट। जब ये चीज़ बाद में दूसरे साइंटिस्टों ने बताई। ठीक है, चलिए ये तो हुआ डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो भाई एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास क्या है, देखिए
आफ्टर some idea about the term atom and molecule, it is appreciated here to understand do we mean by atomic and molecular masses। अब भाई जब एटम पता लग गया, मॉलिक्यूल पता लग गया, तो उनका कुछ ना कुछ मास भी होगा, उसी के बारे में आगे बात की जाएगी। देखिए, तो सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पे एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास के बारे में देखिए क्या होता है। एटॉमिक मास और मास ऑफ एन एटम, एक एटम का जो मास होता है उसी को एटॉमिक मास कहते हैं। एटम का मास, एटॉमिक मास इज़ एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल बिकॉज एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, बहुत। अब भाई देखिए, एक एटम इतना छोटा है, बहुत छोटा है, तो उसका मास कितना होगा? मास ही बहुत कम होगा, है ना, बहुत कम होगा मास। टुडे वी हैव sophisticated techniques e.g. mass spectrometry for determining the atomic masses fairly accurately। आज हमारे पास ऐसी बहुत सारी टेक्निक हैं जिसमें क्या होता है, जैसे कि एक मास स्पेक्ट्रोमीटरी है आपके पास में, जो एटॉमिक मास को बहुत ही एक्यूरेट मेज़र कर सकते हैं। बट इन द 19th सेंचुरी, लेकिन 19th सेंचुरी में ऐसा नहीं था। बट इन द 19th सेंचुरी में ऐसा नहीं था। साइंटिस्ट कुड डिटरमाइन द मास ऑफ वन एटम रिलेटिव टू द अनदर बाय एक्सपेरिमेंटल मीन। तो क्या होता था, रिलेट करके जो है वो एटम का मास निकाला जाता था, क्योंकि इस समय इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करते थे हमारे पास। तो एक्सपेरिमेंटल मीन्स में क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट करके एक एटम का मास जो है वो दूसरे एटम से रिलेट करके निकाला करते थे। एज हैज़ बीन मेंशन्ड अर्लियर, जैसा कि आपको पहले बताया गया, हाइड्रोजन बीइंग द लाइटेस्ट एटम वाज आर्बिट्रली असाइंड ए मास ऑफ 1। और हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन का एटम सबसे छोटा और सबसे हल्का एटम होता है, इसलिए इसका नाम जो है वो स्वेच्छा से 1 रख दिया गया, क्योंकि ये सबसे हल्का था, तो इसलिए इसका मास जो है वो 1 रख दिया गया, है ना, 1 मास रख दिया। विदाउट एनी यूनिट एंड अदर एलिमेंट्स वर असाइंड मासेस रिलेटेड टू इट। अब इसका मास 1 रख दिया गया। अब दूसरे को इससे कंपेयर किया गया कि दूसरे एटम जो हैं वो हाइड्रोजन से कितने भारी हैं या कितने हल्के हैं। हल्का तो नहीं हो सकता, सबसे हल्का यही है, तो कितना भारी है, जैसे मान लीजिए डबल भारी है अगर, तो इसका मास जाहिर सी बात है, इसका 1 है तो उसका 2 होगा। अगर ट्रिपल है, ट्रिपल भारी है, तो इसका वेट 3 टाइम्स होगा, है ना, 4 टाइम्स, ऐसे करके जो है वो रिलेटिव करके निकालते थे। हाउएवर द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मासेस इज़ बेस्ड ऑन कार्बन 12। जबकि आज का जो एटॉमिक मासेस का जो सिस्टम है वो कार्बन 12 के मास पे बेस्ड है, और कार्बन 12 के मास को स्टैंडर्ड माना गया है, जिसको 1961 में एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, कार्बन 12 क्या है? कार्बन 12 लिखने का मतलब क्या है, ये कार्बन का एक आइसोटोप है। कार्बन 14, कार्बन देखिए एक होता है C12, C6H12, ठीक है, एक ही होता है, एक दूसरा होता है C14, ठीक है, 6C14, और ये होता है 6C12। एक ये होता है कार्बन और एक ये होता है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, आइसोटोप हैं, जिनका जो है एटॉमिक नंबर सेम होता है, आइसोटोप होते हैं। तो यहाँ पर जो 12 का मतलब क्या है कि 12 वाला कार्बन है आपके पास में, यानी कि 12 वाला जो है वो आइसोटोप है। इज़ वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ कार्बन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है। In this system, carbon 12 is assigned a mass of exactly 12 atomic mass unit, ठीक है। तो इसका मास जो है वो क्या माना गया है, 12 एटॉमिक मास यूनिट कार्बन का, ये एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है, ठीक है। स्टैंडर्ड आप लोग जब फिजिक्स में पढ़ेंगे, तो फिजिक्स में आप यूनिट वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे, तो यूनिट वाले चैप्टर में आपको पता लगेगा कि स्टैंडर्ड कैसे माना जाता है। आप उसमें पढ़ेंगे कि 1 सेकंड क्या होता है, उसके लिए एक अलग स्टैंडर्ड माना गया है। 1 किलोग्राम क्या होता है, तो उसके लिए एक अलग स्टैंडर्ड माना गया है ना। 1 मीटर क्या होता है, उसके लिए एक अलग स्टैंडर्ड माना गया है। तो कैसे जो है वो नाम देते हैं, कैसे यूनिट बनाया जाता है, उस सब के बारे में आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो इसका भी एक स्टैंडर्ड माना गया है, और इसके मास को जो है 12 एटॉमिक मास यूनिट माना गया है, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट को मतलब शॉर्टकट में आप बोलते हैं AMU, ये AMU बोलते हैं आप, ठीक है। एंड मासेस ऑफ ऑल अदर एटम्स आर गिवन रिलेटिव टू दिस स्टैंडर्ड, और दूसरों के जो और मास हैं वो इससे कंपेयर करके निकाले जाते हैं, ठीक है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज ए मास एग्जैक्टली इक्वल टू द, देखो ये आपके पास काम की डेफिनेशन है, यहाँ पे ये डेफिनेशन, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू
इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है। यानी कि जो आपके पास में 1 AMU है, 1 AMU जो है वो क्या है बेटा, 1 AMU आपके पास में है, जो आपके पास में कार्बन 12 है, कार्बन 12 के 1/12, ठीक है। जो आपके पास में कार्बन 12 है, उस कार्बन 12 के एक जो आपके पास में एटम है, ठीक है, एक एटम के 12th मास के बराबर होता है 1 AMU, ठीक है। एक एटम के 12th मास के बराबर होता है 1 AMU, और जहाँ पर Na जो है वो एवोगाड्रो नंबर है, जिसकी वैल्यू होती है 6.0224 × 10⁻23 ये होता है, ठीक है। ये होता है आपके पास में एक, जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए 12 से कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा 1/Na, ठीक है, 1/Na आ जाएगा। 1/Na का मतलब क्या है, वही 6.02 वैल्यू रखेंगे आप × 10⁻23, तो कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में ये निकल के आ जाएगा, यहाँ इतना निकल के आ जाएगा 1.66 × 10⁻24 ग्राम, ठीक है। ये निकल के आ जाएगा। अगर आप इसको भूल जाएं कि 1 AMU कितने के बराबर होता है, तो आप उसका मास याद रखिएगा, ठीक है। प्रोटॉन का मास के बराबर ही है लगभग ये, ठीक है। तो हाइड्रोजन चूँकि सबसे लाइटेस्ट है, तो हाइड्रोजन का मास जो है वो इतना ही होता है। दस इन टर्म ऑफ AMU द मासेज ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखिए हाइड्रोजन का ग्राम में ये है, तो AMU में निकालोगे तो क्या करोगे, इतने से डिवाइड कर दिया, तो 1.008 AMU आपके पास में आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन का या और दूसरों का भी आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। एट प्रेजेंट AMU हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय U, एट प्रेजेंट AMU हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय U विच इज़ नोन एज यूनिफाइड मास, ठीक है। अब AMU को भी रिप्लेस कर दिया गया है U से, और U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। When we use atomic mass of elements in calculation, we actually use average atomic mass of element which are explained below. जब कभी भी हम एटॉमिक मास की बात करते हैं किसी भी एलिमेंट की, तो हम उसका एवरेज एटॉमिक मास यूज़ करते हैं, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है वो नीचे डिस्कस किया गया है आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज का मतलब तो आप लोग जानते हैं, एटॉमिक मास का एवरेज निकाल लोगे तो एवरेज हो जाएगा। मैनी नेचुरल अकरिंग एलिमेंट एग्जिस्ट एज मोर देन वन आइसोटोप। अब देखिए क्या है, मैंने अब जैसे अभी आपको एग्जांपल बताया कि कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक ये होता है आपके पास में और एक ये होता है। तो जो भी एलिमेंट अब है आपस में, जो एलिमेंट आपको नेचुरली मिलेगा, उस एलिमेंट में उसके आइसोटोप मिले रहते हैं, ना तो एग्जैक्टली ये वाला होगा ना तो एग्जैक्टली ये वाला होगा, दोनों का मिक्सचर होगा, ठीक है। अब देखिए दोनों का मिक्सचर होगा। अब अगर एटम की बात करें तो इसका मास नंबर ये है, इसका मास नंबर ये है, तो हम किसी एक का नहीं ले सकते ना तो 14 ले सकते ना तो 12 ले सकते, तो क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। अब इसके कितने हैं एलिमेंट, इसके कितने एटम हैं और इसके कितने एटम हैं, किसी भी एलिमेंट में जितने होंगे उन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। देखिए आगे बात करते हैं। when we take into account the existence of these isotope and the relative abundance, मतलब परसेंटेज कितनी परसेंट है, ठीक है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कैन बी कंप्यूटेड। तो एवरेज का मतलब क्या हुआ, मैंने अभी आपको बताया कि इसे कोई सैंपल है, मान लीजिए एक सैंपल है, मान लीजिए ये, और इसमें जो है वो आपको कार्बन का जो है वो आपको एटॉमिक मास निकालना है। अब कार्बन के इसमें दोनों हैं, ठीक है, C1 C2 दोनों हैं इसके यहाँ पर आइसोटोप। तो आप कैसे निकालोगे, तब हमको क्या करना पड़ेगा, तब हमको एवरेज निकालना पड़ेगा। और एवरेज में क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि ये C वाले C यानी कि जो आपके पास में 12 वाला C था वो, और जो आपके पास में ये 14 वाला C था, इसकी कितनी परसेंटेज है और इसकी कितनी परसेंटेज है, इसके कितने नंबर हैं एटम्स के, इसके कितने नंबर हैं, और उन दोनों को कैलकुलेट करके आपस में एवरेज निकाल लेंगे, तो हमें इसका सैंपल का एवरेज एटॉमिक मास निकल आएगा हमारे पास में। यही बताया गया है कि व्हेन वी टेक इनटू अकाउंट द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज आइसोटोप एंड द रिलेटिव अबंडेंस यानी कि परसेंटेज हम देखते हैं जब, तो एवरेज एटॉमिक मास हमें मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आगे देखो बताया गया, कार्बन हैज़ द फॉलोइंग 3 आइसोटोप with relative abundance
चलिए अब यहाँ पे बता दिया गया, बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया गया है। 13 के बारे में बता दिया, मैं तो केवल आपको जो है 12 14 के बारे में ही बता रहा था। तो कार्बन हैज़, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया था, फॉलोइंग 3 आइसोटोप्स विद रिलेटिव अबंडेंस एंड मासेज एज शोन अगेंस्ट। देखिए तो ये कार्बन के बारे में आपको बताया गया है, यहाँ पर कार्बन के बारे में बताया गया है कि कोई सैंपल है, मान लीजिए उस सैंपल में कार्बन 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है। तो 12 का परसेंटेज इतना है, 13 का इतना है, 14 का इतना है, रिलेटिव अबंडेंस परसेंटेज यानी कि, और एटॉमिक मास तो देख ही रहे हैं आप, यहाँ पे इसका 12 है, 13 है, 14 है। तो इसके लिए अब हम इस सैंपल का अगर निकालना चाहें कि भाई हम एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, इसका हमको एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, एवरेज निकालना पड़ेगा। फॉर द अबव डाटा द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन विल बी कम आउट टू बी। तो क्या करेंगे भाई जिसकी जितनी परसेंटेज है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 12 वाले की कितनी परसेंटेज थी, इतनी थी, तो उसको मल्टीप्लाई किया। फिर 13 वाले की इतनी परसेंटेज थी, इसको मल्टीप्लाई किया। फिर 14 वाले की इतनी थी, तो उसको मल्टीप्लाई किया और आपस में हमने निकाल लिया, तो ये हमारे पास आ गया। सिमिलरली एवरेज एटॉमिक मास फॉर अदर एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। द एटॉमिक मासेस मेंशन्ड फॉर डिफरेंट एलिमेंट एक्चुअली रिप्रेजेंट देयर एटॉमिक मासेस। बहुत अच्छी बात कही गई है कि जो पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं लिखा हुआ, जैसे हाइड्रोजन के ऊपर ये लिखा है 1H1, ठीक है, या ऑक्सीजन के ऊपर आपको लिखा हुआ है ये 16, ठीक है, या किसी और के ऊपर लिखा हुआ, तो ये आप एवरेज एटॉमिक मास जो है वो देखते हैं वहाँ पर। चलिए आगे बात करते हैं। मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास का मतलब, मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है भाई, अरे भाई एटम्स मिलकर के आपस में मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर मास इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। जाहिर सी बात है, एटॉमिक जितने भी एटम होंगे उन सबको जोड़ दोगे तो मॉलिक्यूल, जैसे सपोज करिए ये हाइड्रोजन ये और ये ऑक्सीजन, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है। इस वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एक एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो 2 हाइड्रोजन के एटम का आप एटॉमिक मास जोड़ेंगे और एक ऑक्सीजन का आप एटॉमिक मास जोड़ेंगे, तो आपके पास में एक जो है वो मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा, और इस मॉलिक्यूल के मास को आप मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। बस खत्म कहानी, यही होता है। देखिए द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मासेस ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम। मतलब जितने एटम हैं उसके एटॉमिक मास से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड एडिंग देम टुगेदर, और ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन, मीथेन की अगर हम बात करना चाहें, जैसे देखिए मीथेन क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कार्बन का एक एटम है, कितना 12 हुआ मान लीजिए, ठीक है, ये 12 है, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करिए इसको, बस हो गया काम। 4 × 4 हो जाएगा, और ये 12 16 आ जाएगा, 16 हो गया, खत्म। ठीक, इतना आसान होता है, और क्या बताऊँ इसमें। सिमिलरली औरों का भी आप निकाल सकते हैं, वाटर का तो निकाल के बताया मैंने, 18 आ जाएगा। फार्मूला मास भाई क्या होता है, फार्मूला मास, फार्मूले का किसी का मास, खत्म कहानी, और कुछ है नहीं इसमें। जैसे देखिए सम सब्सटेंस लाइक सोडियम क्लोराइड डू नॉट कंटेन discrete molecule as their constituent unit. In such compound, positive sodium ion and negative chloride ion entities are arranged in 3-dimensional structure, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ये सोडियम क्लोराइड है, मान लीजिए ये ऐसे है, ठीक है, तो इस पर प्लस चार्ज होता है, उस पर माइनस चार्ज। तो इसका देखने में इतना सिंपल लग रहा है, बट इसका स्ट्रक्चर जो है वो 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, और लैटिस स्ट्रक्चर होता है, ये आपको बाद में पता लगेगा। तो ऐसा होता नहीं कि हाँ ये है सामने दिखाई दे रहा है, देखिए इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है ना, पैकिंग होती है एकदम बिल्कुल कंप्लीट। इट मे बी नोटेड दैट इन सोडियम क्लोराइड one sodium ion सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अब सोचिए एक सोडियम जो है वो 6 क्लोरीन से ऐसे सराउंड है, ये 6 क्लोरीन से जो है वो सराउंडेड है, आप समझिए। तो ये द फार्मूला सच एज NaCl is used to calculate the formula mass instead of molecular mass as in the solid state. Sodium chloride does not exist as a single entity, ठीक है। तो क्या मतलब बात हुई, बात ये हुई कि NaCl जो है वो इज़ यूज टू कैलकुलेट द फार्मूला मास। NaCl को इस्तेमाल किया जाता है फार्मूला मास को कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूलर मास की जगह पर। सॉलिड स्टेट में आप लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।
आगे चलते हैं। तो फार्मूला मास सोडियम क्लोराइड का कितना है, देखिए भाई, सोडियम का निकालिए आप। सोडियम का कितना होता है, सोडियम का 23 हो जाएगा और 35.5 जो होता है क्लोरीन का होता है, दोनों को ऐड कर देंगे 58.5 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, यूनिट का मतलब वही यूनिफाइड। और भी आपको दिए हुए हैं मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, देखिए ये ग्लूकोज का दिया हुआ है आपको निकालने के लिए। ठीक है, C6H12 और 6 होता है, सबका रख देंगे, जितना नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आ जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट यहाँ से बेटा आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और इस पर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ना है। मैं आपको इसका वीडियो दूंगा बना करके, और बात बोर्ड पे आपको जो है मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे बुक से समझ में आने वाली नहीं हैं। तो मैं आपको जो ये मोल कॉन्सेप्ट है, इस मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में पढ़ाऊँगा। आप देखिएगा, जल्दी आपको मिल जाएगा इस पे लेक्चर एक ऑन वाइट बोर्ड। चलिए आगे देखते क्या लिखा हुआ है। मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस। ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। एटम और मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, एंड देयर नंबर इन एवन स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज रियली वेरी लार्ज। और किसी भी एक बहुत छोटी एंटिटी होती हैं एटम एंड मॉलिक्यूल, और किसी छोटे सैंपल में जो है इनके नंबर जो होते हैं सब्सटेंस के, किसी छोटे से सब्सटेंस में इनके नंबर बहुत ज़्यादा होंगे, है ना। टू हैंडल सच ए लार्ज नंबर, इतने सारे नंबर को हैंडल करने के लिए ए यूनिट ऑफ कन्वीनियंट मैग्नीट्यूड इज़ रिक्वायर्ड। एक यूनिट हमको चाहिए, तो वो यूनिट क्या है, वो यूनिट है बेटा मोल। ठीक है, आप लोगों ने जब पढ़ा होगा क्लास 10th में कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपने पढ़ी होंगी, उसमें आपने एक मोल भी पढ़ा होगा। ठीक है, मोल भी पढ़ा होगा जिसमें क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इज़ मेजर्ड, ये लिखा रहता होगा। तो ये वही 7th फंडामेंटल यूनिट है आपके पास में, जिसमें क्वांटिटी मेज़र की जाती है किसी भी सब्सटेंस की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जस्ट एज वी डिनोट 1 डजन एज ए 12, 1 डजन को हम लोग 12 में डिनोट करते हैं, ग्रॉस को 144 एटम में डिनोट करते हैं, स्कोर को 20 में डिनोट करते हैं। कि एक स्कोर का मतलब क्या होता है, 20 एटम्स। 1 दर्जन का मतलब क्या होता है, 20 एटम्स। एक ग्रॉस का मतलब क्या होता है, 144, है ना। वी यूज़ द आइडिया मोल टू काउंट एंटिटीज़ एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो इतने छोटे जो एटम्स हैं उनको हम मेज़र करने के लिए या काउंट करने के लिए मोल जो है वो लाया गया सामने, कि जैसे इन सब का नाम दिया गया, ऐसे मोल जो है वो क्या है, एटम और मॉलिक्यूल को काउंट करने के लिए एक नंबर बनाया गया। ठीक है, तो ऐसा यूनिट में क्या है भाई, ऐसा यूनिट में जो ऐसा यूनिट है उसमें मोल क्या है, मोल देखिए लिखा भी है यहाँ पे, मैं आपको पहले बता चुका। मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड एज 7th बेस क्वांटिटी, मतलब वही फंडामेंटल यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। बोला था मैंने अभी आपको कि अमाउंट जिसमें क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड, तो सब्सटेंस की क्वांटिटी मेजर की जाती है। द मोल, सिंबल मोल लिखा होता है, लेकिन सिंबल जो है उसका मोल होता है। ठीक है, इज़ ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, वही चीज़ बार बार बोल रहे हैं। 1 मोल कंटेन दिस मच एंटिटीज़, ये याद रखने वाली बात है। इसी को एवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। 6 पॉइंट है तो इतना नंबर आपको इतना याद रख, 6.0221407 इंटू 10⁻23, इतना आपको नहीं याद रखना है। 6.02 बस आपको केवल इतना याद रखना है, इंटू 10⁻23, ये याद कर लीजिए, और इसी को आप एवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। दिस नंबर इज़ द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एवोगाद्रो कांस्टेंट, है ना। एवोगाद्रो कांस्टेंट जो है वो उसके बराबर होती है इसकी वैल्यू, और इसको Na से डिनोट करते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ पहले भी। व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट मोल पर मोल एंड इज कॉल्ड द एवोगाद्रो नंबर, और इसको एवोगाद्रो नंबर बोलते हैं, तो मैं बता ही चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिंबल N ऑफ ए सब्सटेंस इज ए मेजर ऑफ द नंबर ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्री एंटिटीज़। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को आप मोल में जब डिनोट करते हैं तो उसके अंदर जो एंटिटीज़ है वो आप बताते हैं कि कितना मोल है ये। ठीक है, एन एलिमेंट्री एंटिटी में बी एटम
और एलिमेंट्री एटम उसके देखिए एटम की फॉर्म में हो सकते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो सकते हैं, आयन की फॉर्म में हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के इसको अब अलग अलग नाम ना दे करके एक नाम इसको दे दिया गया है स्पेसिफाइड ग्रुप में, पार्टिकल्स बोल देते हैं कि पार्टिकल में सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी, कुछ भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, एटम्स, मोल, कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। इट मे बी एम्फसाइज्ड दैट द मोल ऑफ ए सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज़, और मोल जो होते हैं किसी भी सब्सटेंस के उसमें हमेशा जो है वो नंबर सेम होते हैं। नो मैटर व्हाट द सब्सटेंस में बी, सब्सटेंस क्या है ये फ़र्क नहीं पड़ता है, सब हर एक सब्सटेंस में जो नंबर होंगे वो सेम होंगे, मतलब वो एवोगाद्रो नंबर के बराबर होगा। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दिस नंबर प्रिसाइजली द मास ऑफ कार्बन 12 एटम वाज डिटरमाइंड बाय मास ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। और कार्बन 12 के मास को यहाँ पर भी एज ए स्टैंडर्ड ले लिया गया है एंड फाउंड टू बी इक्वल टू 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। नोइंग दैट 1 मोल ऑफ कार्बन वेट्स, 1 मोल कार्बन का वेट जो होता है वो 12 ग्राम होता है। द नंबर ऑफ एटम इन इट इज़ इक्वल टू, देखिए इसमें कितने आ गए 6.02 इंटू 10⁻23 एटम पर मोल आ गए। कार्बन के 1 मोल का मास जो है वो 12 ग्राम होता है और 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो ये देखिए आप, ठीक है, कितने हुए, ये एवोगाद्रो नंबर के बराबर हुए। तो अब चाहे 1 मोल एटम इसके कार्बन के हों, चाहे 1 मोल एटम ऑक्सीजन के हों, चाहे 1 मोल एटम क्लोरीन के हों, किसी के भी हों, उनमें सब में नंबर जो है वो यही रहेगा, ठीक है, यही नंबर रहेगा। द नंबर ऑफ entities in 1 mole is so important that it is given a separate name and symbol, it is known as Avogadro constant, ठीक है। वही एवोगाद्रो नंबर बोलिए या एवोगाद्रो कांस्टेंट बोलिए और इसको Na से डिनोट करते हैं, ये बात बहुत बार हो चुकी है। इन ऑनर ऑफ एमिडियो एवोगाद्रो, इनके नाम में जैसे ए लिखा है ना, तो एवोगाद्रो, तो ये एवोगाद्रो ए जो है वो एवोगाद्रो को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। टू अप्रिशिएट द लार्जनेस ऑफ द नंबर लेट अस राइट इट ऑल 0 विदाउट यूजिंग ऑल नंबर ऑफ 10। और एक गजब, तो देखिए पावर जो थी वो हटा दी और इसको जो है वो ऐसे लिख दिया गया। हैंस सो मैनी एंटिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट 1 मोल ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो देखा जाए तो 1 मोल में इतनी सारी एंटिटीज़ जो है वो होती हैं, है ना, इतनी सारी एंटिटीज़ होती हैं। वी देयरफॉर से दैट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन दिस मच एटम। 1 मोल हाइड्रोजन, मैंने बताया नहीं आपको, 1 मोल कुछ भी हो उसमें ये इतने एटम होंगे, नंबर ऑफ एटम होंगे। जैसे 1 मोल ऑफ वाटर, उसमें भी इतने ही एटम होंगे। अच्छा, मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो मॉलिक्यूल होंगे इतने, ठीक है। एटम की जब बात होगी तो एटम होंगे इतने। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन इतनी यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसकी बात चल रही है वही चीज़ होगी। हैविंग डेफिनेट द मोल, defined the mole, having defined the mole, it is easier to know the mass of 1 mole of a substance or the constituent entities. The mass of 1 mole of a substance in gram is called its molar mass। और किसी भी सब्सटेंस का ग्राम में मास मोलर मास कहलाता है। 1 मोल सब्सटेंस का मास जो होगा, द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस का मास अगर हम निकालें ग्राम में तो उसको क्या बोलेंगे, मोलर मास बोलेंगे, ठीक है। और 1 मोल में कितने एटम होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं या एंटिटीज़ कितनी होती हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि पार्टिकल कितने होते हैं। वो पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होंगे, ये होंगे आपके पास में, ठीक है। द मोलर मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक या मॉलिकुलर या फार्मूला मास, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मोलर मास जो है वो एटॉमिक मास भी हो सकता है, आपके पास में मॉलिकुलर मास भी हो सकता है, फार्मूला मास भी हो सकता है। जैसे
मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर का ये जो 18 है आपके पास में, 18 है, ये क्या है, मोलर मास है। मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये आपके पास में देखिए फार्मूला मास था उसका, तो ये फार्मूला मास अब मोलर मास की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। ये मॉलिक्यूल का मास था एक वाटर के, तो ये भी मॉलिक्यूलर मास की तरह काम, मॉलिक्यूलर मास जो है वो यहाँ पे वो मोलर मास की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे फार्मूला मास जो है वो मोलर मास की तरह पे काम कर रहा है, ठीक है। अगर एटम का हम निकाल देंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का हम निकाल दें यहाँ पे 16, तो ये 16 ग्राम पर मोल आ जाएगा, तो ये एटम का मास हो जाएगा। एटॉमिक मास जो है वो मोलर मास की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पास में मैंने आपको बताया। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, और आपको मैं पढ़ाऊँगा एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में। फिर बचा हुआ जो पार्ट होगा उसके बाद मैं आपको जो सारा कवर कर दूँगा एक ही वीडियो में, और ये चैप्टर को फिनिश कर दूँगा, ठीक है। चलिए, गुड बाय, पढ़ते रहिए, टेक केयर।